नमस्कार विद्यार्थियों। आज की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आधुनिक काल के प्रसिद्ध कवि या हिंदी साहित्य में आधुनिक काल में साठोत्तर जो कविता है अर्थात 1960 के बाद की जो कविता है, उन साठोत्तर कवियों में हम सुदामा पांडे धूमिल जी का नाम बड़े सम्मान के साथ लेते हैं। सुदामा पांडे धूमिल जी का जन्म 1936 में हुआ। जैसे ही हम साठोत्तर कविता का जिक्र करते हैं, सबसे पहले धूमिल जी का नाम आलोचकों की जबान पर आता है। तभी तो डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव जी कहते हैं कि धूमिल के बाद कोई दूसरा कवि उस अर्थ में अपना स्वतंत्र काव्य मुहावरा विकसित करने में सफल नहीं हो सका जिस अर्थ में धूमिल उग्रता, असहमति, आक्रोश या विद्रोह को अपना स्वाभाविक अनिवार्य मुहावरा बनाने वाली प्रतिपक्षीय अथवा प्रतिबुद्ध युवा कविता के लगभग प्रतीक या प्रतिनिधि हो चले हैं। धूमिल जी के जो प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं, उनमें संसद से सड़क तक जो 1972 में प्रकाशित हुआ था, उनके शेष दो काव्य कल सुनना मुझे 1977 तथा सुदामा पांडे का प्रजातंत्र 1984 में उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ। धूमिल उच्च शिक्षित नहीं थे, पर उनके लिए कविता लिखना कोई शौक नहीं था, न वो यश प्राप्ति का माध्यम समझते थे, बल्कि वे कविता के माध्यम से समाज के विकास में अपना सक्रिय योगदान देने आए थे। इसलिए उन्होंने सबसे पहले कविता को ही नई दृष्टि से परिभाषित किया और उन्होंने कविता के बारे में कहा कि एक सही कविता पहले एक सार्थक वक्तव्य होती है। ऐसा उन्होंने कविता के बारे में सर्वप्रथम कहा। सुदामा पांडे जी का जब हम बात करते हैं तो सुदामा पांडे एक विद्रोही कवि थे और उन्होंने कविता को इंद्रिय बोध तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे मानवीय विवेक से जोड़ने का उपक्रम भी समझते हैं। इसलिए वे कविता की हदों को भी फांदना चाहते हैं। यही धूमिल जी की कविता की शक्ति है। हमारे पाठ्यक्रम में सुदामा पांडे जी की दो कविताएं लगाई गई हैं। पहली कविता का नाम है गरीबी और जो दूसरी कविता है उस कविता का शीर्षक है दिनचर्या। तो देखिए, गरीबी के बारे में सबसे पहले जो सुदामा पांडे जी हैं वो गरीबी के बारे में बता रहे हैं और गरीबी के बारे में बताते हुए कवि कह रहे हैं कि गरीबी एक खुली हुई किताब जो हर समझदार और मूर्ख के हाथों में दे दी गई है। उसे कुछ पढ़ते हैं, कुछ उसके चित्र देख उलट पुलट रख देते नीचे शोकेस के। तो देखिए, छोटी सी कविता है, लेकिन इस कविता का आप अगर भावार्थ समझेंगे तो देखिए क्या है कि इसमें गरीबी की स्थिति एवं उपेक्षा आदि का संक्षिप्त वर्णन कवि ने किया है कि गरीबी एक खुली हुई किताब। कवि धूमिल कहते हैं कि गरीबी एक खुली हुई किताब जैसी है। इस किताब को हर कोई आसानी से पढ़ लेता है, जो हर समझदार और मूर्ख के हाथों में दे दी गई है। क्योंकि देखिए, गरीबी को हर कोई आसानी से समझ लेता है। हर समझदार और मूर्ख व्यक्ति के हाथ में गरीबी रूपी किताब दे दी गई है। अर्थात गरीबी रूपी किताब को पढ़ने का मौका सभी को मिलता है, परंतु कुछ उसे पढ़ते हैं, परंतु कुछ लोग उसे पढ़ लेते हैं, कुछ उसके चित्र देख उलट पुलट रख देते। यानी कुछ लोग तो उसे पढ़ लेते हैं, यानी गरीबी को समझने तथा अनुभव करने की संवेदना रखते हैं, और कुछ लोग उस किताब के चित्र देखकर उसे उलट पुलट कर नीचे शोकेस में रख लेते हैं। अर्थात गरीबी की उपेक्षा कर उसके प्रति जरा भी संवेदना न रखकर तटस्थ बने रहते हैं। तो देखिए, इसमें गरीबी की उपेक्षा की गई है कि गरीबी को हर कोई व्यक्ति पहचानता है, जानता हर कोई व्यक्ति है, लेकिन कोई उसे पढ़ता है। कहने का मतलब कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गरीबी को समझते हैं और उस गरीबी को अनुभव करने की संवेदना भी वो रखते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो गरीबों की बिल्कुल उपेक्षा कर देते हैं। तो कहने का यह है कि गरीब व्यक्ति के प्रति सभी लोग संवेदनशील नहीं रहते हैं।
कुछ लोग उनके प्रति संवेदना रखते हैं और गरीब की उपेक्षा अत्यंत चिंतनीय है, ऐसा भाव कवि ने इस कविता में व्यक्त किया है। अगली जो कविता है वो भी धूमिल जी की कविता है और कविता का शीर्षक जो कवि ने रखा है वो है दिनचर्या। तो देखिए क्या है, सुबह जब अंधकार कहीं नहीं होगा, हम बुझी हुई बत्तियों को इकट्ठा करेंगे और आपस में बांट लेंगे। देखिए कवि ने क्या बताया है कि शहरी जो जीवन है, शहरी जीवन का इस कविता में कवि ने वर्णन किया है। और देखिए शहरों में क्या होता है कि व्यक्ति दूसरों से बहुत कम सरोकार रखते हैं, बहुत कम मतलब रखते हैं, यानी व्यक्तिवादी नीरस दृष्टिकोण की अभिवंजना की है। कवि शहरी दिनचर्या को लेकर व्यक्तिवादी चेतना पर जो है आक्षेप करते हुए कहते हैं, सुबह जब अंधकार नहीं होगा, कि सुबह जब अंधकार पूरी तरह मिट जाएगा, हम बुझी हुई बत्तियों को इकट्ठा करेंगे और आपस में बांट लेंगे। कवि कहते हैं कि चारों ओर सूर्य का जब सुबह होगा, अंधकार मिट जाएगा और सूर्य का प्रकाश चारों ओर फैल जाता है, तब नगर के लोग मानो बुझी हुई बत्तियों को एकत्रित कर आपस में बांट लेंगे। और आशय यह है कि सभी के जो संवेदनहीन चेहरे आपस में मिल लेंगे और उसमें जरा भी अपनत्व का भाव नहीं दिखाई देगा। इस तरह उनकी सुबह की दिनचर्या है वो प्रारंभ होती है। हम बुझी हुई बत्तियों को इकट्ठा करेंगे और आपस में बांट लेंगे। यहाँ बुझी हुई बत्तियों से मतलब है कि लोगों के जो संवेदनहीन चेहरे हैं, अर्थात एक दूसरे के प्रति जो संवेदनाएं नहीं हैं, ऐसे चेहरे से लोग आपस में एक दूसरे से मिलेंगे और उनमें जरा भी अपनत्व का भाव दिखाई नहीं देगा। इस तरह से शहरी लोगों की है वो दिनचर्या प्रारंभ होती है। दोपहर जब कहीं बर्फ नहीं होगी और न झड़ती हुई पत्तियां, आकाश नीला और स्वच्छ होगा, नगर क्रेन के पट्टे में झूलता हुआ हम मोड़ पर मिलेंगे और एक दूसरे से ईर्ष्या करेंगे। और देखिए कवि क्या कह रहे हैं, दोपहर जब कहीं बर्फ नहीं होगी और न झड़ती हुई पत्तियां, कि दोपहर में जब कहीं शीतलता नहीं होगी, अर्थात तेज धूप होगी और सब पूरी तरह शांति रहेगी चारों ओर, आकाश भी नीला और स्वच्छ रहेगा, तब सारे नगर में हलचल बढ़ने लगेगी। दोपहर जब कहीं बर्फ नहीं होगी, अर्थात शीतलता बिल्कुल भी नहीं होगी, और न झड़ती हुई पत्तियां और न अर्थात तेज धूप होगी और सब और पूरी तरह शांति रहेगी, आकाश नीला और स्वच्छ होगा, आकाश भी नीला और स्वच्छ रहेगा, नगर क्रेन के पट्टों में झूलता हुआ हर मोड़ पर मिलेंगे, हम मोड़ पर मिलेंगे और एक दूसरे से ईर्ष्या करेंगे। तो भी कवि कह रहे हैं कि तब सारे नगर में हलचल बढ़ेगी, मानो क्रेन के पट्टे पर लटका हुआ सारा शहर झूलता हुआ हर कहीं दिखाई देगा और लोग आपस में मिलकर भी सद्भावना की अपेक्षा क्या करेंगे, एक दूसरे से ईर्ष्या ही करेंगे। रात जब युद्ध एक गीत पंक्ति की तरह प्रिय होगा, हम वायलिन को रोते हुए सुनेंगे। और कवि कह रहे हैं कि दिन के ढलने के बाद जब रात होगी तो दिन भर के थकान या थके हारे लोग घरों में दुबक जाएंगे। रात जब युद्ध एक गीत पंक्ति की तरह है, यानी व्यक्ति पूरे दिन भर जब मेहनत करता है और शाम को थके हारे लोग हैं वो घरों में दुबक जाएंगे, तब एक युद्ध गीत की पंक्ति के समान सब अपनी अपनी व्यथा को सुनकर या अपनी अपनी व्यथा को लेकर व्यथा वेदना का रुदन करते रहेंगे। तब वे अपने टूटे संबंधों के बारे में सोचेंगे और अपने जीवन को लेकर दुश्चिंता में रोने लगेंगे, अर्थात उदास होकर अपने वेदना से स्वयं को कोसने लगेंगे। इस प्रकार शहरी लोगों की दिनचर्या है वो चलती रहती है। तो देखिए बुझी हुई बत्तियां, झड़ती हुई पत्तियां और वायलिन आदि का प्रतीकात्मक कवि ने प्रयोग किया है। साथ ही दिन के प्रारंभ, मध्य और अंत अर्थात रात की स्थिति को लेकर जो दिनचर्या विचित्र है, उसमें शहरी जीवन की जो संवेदनहीनता, घोर व्यक्तिवादिता आदि भावनाओं का भी कवि ने वर्णन किया है। अलंकारों की जब हम बात करते हैं तो इस कविता में हमें रूपक
और समासोक्ति अलंकार की छटा है वो दिखाई देती है।